जेके मारिफ के नाजरीन को मेरा सलाम। अभी हम मौजूद हैं जम्मू हाई कोर्ट के सामने और कुछ अहम मुद्दों पर बात करनी है, जिनमें से पहला मुद्दा ये है कि जितने भी माजूर और डिसेबल लोग हैं, यानी जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार की तरफ से नौकरियों में कुछ कोटा मखसूस रखा जाता है। जैसे कोई भी वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से 3% या 4% इन लोगों को दिया जाता है और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जम्मू और कश्मीर में इन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता और जो इनका हक होता है वो इन्हें नहीं दिया जाता। यानी हर वैकेंसी में 4% यहाँ के एक्ट के मुताबिक उनके लिए होना चाहिए था, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। तो और इनमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो कि इनका हक है, इनको दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं इनको दिया जा रहा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट जनाब एहतशामुल हक साहब मौजूद हैं। और भी कोर्ट से जुड़े कुछ मामले हैं जिन पर बात करेंगे और आपके सामने उन तमाम मामलात को वाज़ेह करेंगे। एडवोकेट साहब बताइएगा। बहुत शुक्रिया हज़रत। जैसा कि आपने पहले मुद्दे के बारे में बात की कि जो लोग डिसेबल्ड हैं, जो विकलांग लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन के मामले में जो है छूट दी गई है और हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट्स में, यूटीज़ में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पर ये कुछ लॉज थे, स्टैट्यूट्स थे। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में आए दिन ऐसी नोटिफिकेशंस आती हैं, एडवर्टीज़मेंट्स आती हैं, जहाँ पर ना ही इनके लिए वो रोस्टर मेंटेन किया जाता है, ना ही इनके लिए वो पोस्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, ना ही ऐसे मसले होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के जो कुछ बुनियादी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, आर्टिकल 16 आप ले लें, जिसमें कहा गया कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट के मसले हैं इनमें सब के साथ बराबरी होगी, इक्वालिटी होगी। और इक्वालिटी का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो अलग अलग, सबका बैकग्राउंड अलग है, सबकी माली हालात अलग है, इकोनॉमिक हालात अलग है, फाइनेंशियल हालात अलग है, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये है कि उन सबको एक ऐसी सतह पर खड़ा कर दिया जाए कि वो अब आसानी से अपने हुकूक की बात कर सके। यानी एक विकलांग के लिए जो इंसान देख नहीं सकता, जो इंसान सुन नहीं सकता, उसको अगर आप एक जनरल, एक मजबूत आदमी के साथ कंपटीशन में खड़ा कर देंगे, उस कंपटीशन को फेयर कंपटीशन नहीं कहा जाएगा, उसको हम इक्वालिटी नहीं कह सकते। और इक्वालिटी और इक्विटी के जिस प्रिंसिपल्स पर आज हम बात करते हैं वो इन उसूलों पर खड़ी है। साधारण लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि अगर 4 केले मेरे पास और मेरे पास 2 लोग हैं, मैं उन 2 के बीच में 2-2 केलों को नहीं बांटूंगा। उसमें से एक इंसान भूखा है, उसको 3 की ज़रूरत है, उसको 3 दूंगा और दूसरे को 1। हिंदुस्तान के कवानीन इस प्रिंसिपल पर गवर्न करते हैं, इक्विटेबल सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कि जिस इंसान को जितनी ज़रूरत है उतनी दी जाए। बात करें हमारे रिजर्वेशन एक्ट और रूल्स की, हमारे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की सेक्शन 33 और 34 के अंदर जो कि क्लियर कट प्रोविजन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट डिसेबल्ड लोगों के लिए 3 से 4% का कोटा है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर ना ही वो रोस्टर मेंटेन किए जाते हैं, ना ही इनके लिए पोस्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिससे हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग जो विकलांग थे, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, यहाँ पर आके पहुँचे, लेकिन अब पैसे नहीं है, कहाँ से केस करें, कहाँ से कोर्ट के चक्कर काटें। इसलिए ये आवाज़ आज उठाने की बहुत शदीद ज़रूरत हुई उन आम लोगों के हक़ में कि पहले तो जो लोग पढ़ ही नहीं पाते, किसी का कान नहीं, किसी की आँख नहीं, किसी को देखने में प्रॉब्लम, वो अपनी हिम्मत से अगर कुछ पढ़ता है, कुछ इल्म हासिल करता है, यहाँ के कंसर्न डिपार्टमेंट, पब्लिक सर्विस कमीशन और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट उसकी पीठ थपथपाने के बजाय उसके हक़ को खा ले। तो आपको इसका हल क्या नज़र आता है कि जो इनको कोटा, जो रिजर्वेशन इनको मिलनी चाहिए 2-3% या 4%, तो नहीं दिया जा रहा, अब इसका हल आपको क्या नज़र आता है कि इसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि इनको भी इनका हक दिया जा सके? पहली बात तो ये कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट है और रोस्टर की मेंटेनेंस है, इसमें 2 चीज़ें अलग अलग हैं। कि बहुत सारी ऐसी पोस्ट और एडवर्टीजमेंट्स आती हैं कि जिनमें आइडेंटिफाई भी किया जाता है, लेकिन मेजॉरिटी जगह पीएससी ने काफ़ी सारी नोटिफिकेशन निकाली जो कि ऑन रिकॉर्ड अवेलेबल है। फिशरीज डिपार्टमेंट से अभी एक वैकेंसी आई कि जिसमें ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, इसमें रोस्टर मेंटेन नहीं किया गया। आपने पूछा इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन पहले ही दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन विकलांग लोगों को, इन डिसेबल्ड लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन स्टेट की जिम्मेदारी है और अगर वो नहीं करता तो इसको उल्लंघन माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का। इसलिए अब हमने ये सोच रखी है, ये विचार किया है और हम ये रुख ले रहे हैं इसका हल निकालने के लिए कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक याचिका हाई कोर्ट में यहाँ पर डाली जाएगी जो अंडर प्रिपरेशन है अभी, और हाई कोर्ट से डिमांड की जाएगी कि जो आज तक नहीं हो पाया
इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होल्ड किया जाए, उनको स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाए कि उनके लोगों की हुकूक की पासदारी करें और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोस्ट हो और उन लोगों को उनका हक दिया जाए। तो आपको लगता है अगर आप पिटीशन दायर करते हैं इसमें आपको जल्द कोर्ट की तरफ से इंसाफ मिलेगा और आपकी बात की सुनवाई होगी? देखिए, जहाँ तक हक मिलने की बात है तो यकीनन ये मंदिर हक का है, ये मस्जिद हक का है, दिस इज़ द टेम्पल ऑफ जस्टिस। लेकिन सवाल ये है कि क्या टाइम से वो मिल पाएगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपने किया, और इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जजेस के ऊपर 1,00,000 केसेस की एक जज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने ओवर बर्डन हमारे कोर्ट्स। ये सैल्यूट है हमारे जजेस को, हमारे जुडिशल सिस्टम को, इतने बर्डन के बाद भी रोज़ यहाँ पर आके सुबह से शाम तक आके बैठते हैं, केसेस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट का मामला सामने आएगा तो यकीनन हाई कोर्ट भी उसको स्पीडीली डिस्पोज ऑफ करेगा और जल्द से जल्द एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हमारे हक में मिलेगी।